में। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो ओबीजी के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज हम इस क्लास से शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट रिपीटेटिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको आगे काम आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एम्स, पीजीआई, जिपमर, आरआरबी, एनएचएम, सीएचओ, इनमें से जो रिपीटेड क्वेश्चन हो चुके हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके लिए क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से 105 तक जो क्वेश्चन है वो मेरी प्रीवियस क्लासेस में है। आप प्ले लिस्ट में जाके उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं 106 से। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और लास्ट ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन। तो अपना राइट आंसर क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ओव्यूलेशन में किसका रोल होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर करता है। ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन में काम आता है और ओवम को मैच्योर करता है। ओवम मैच्योर होने के बाद एक प्रोडक्ट और बनाता है, कौन सा, क्या कहते हैं उसको? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। ओके, जिससे कि प्रेगनेंसी आगे चल सके। ठीक है, प्लेसेंटा बनने से पहले 3 मंथ तक जो कॉर्पस ल्यूटियम है वही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है। प्लेसेंटा बनने के बाद प्लेसेंटा करती है। ठीक है, ये कंडीशन तब होती है जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओके, नहीं तो ये डिसअपियर हो जाता है एंडोमेट्रियम के शेडिंग के साथ में। ओके, ये देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेजेस होती है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूटियल फेज। ठीक है, फर्स्ट फेज 1 to 5 डेज तक चलती है। फॉलिकुलर फेज जो है वो चलती है 6 to 13 डेज। ओके, ओव्यूलेशन होता है 14 डेज पे और ल्यूटियल फेज चलती है 15 to 28 डेज। इसमें जो एंडोमेट्रियम है वो फिर से प्रिपेयर होती है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड स्टार्ट होने के लिए। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देवेंद्र कुमार शर्मा जो कि गंगापुर सिटी से हैं और मिस्टर जसवंत का जो कि जोधपुर से हैं। इन्होंने हमारी वीडियो शेयर की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आप सब भी ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि आपके और भी साथियों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो ऐसे ही शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। HIV पॉजिटिव मदर वांट टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फ्रॉम नर्स। एक HIV पॉजिटिव मदर है, वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में नर्स को क्या रेस्पॉन्स करना चाहिए? आइए ऑप्शन देखते हैं। डिस्करेज ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट फीडिंग को डिस्करेज करना चाहिए, मीन्स मना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के से क्या होता है? मदर टू बेबी में HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है। ओके, एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग सो दैट शी कैन गेट हर रेस्ट एंड गेट हेल्दियर। एनकरेज करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को ताकि मदर हेल्दी रहे। ओके, ऑप्शन सी देखते हैं। एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज इट्स हेल्दियर फॉर द बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बेबी के लिए हेल्दी होता है। और ऑप्शन डी देखते हैं। एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग टू फैसिलिटेट बॉन्डिंग। ओके, तो मदर और बेबी की बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज करना चाहिए। तो अपना राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से मदर से बेबी के अंदर HIV का ट्रांसमिशन होता है, इसलिए डिस्करेज करेंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग की जगह क्या यूज करना है? ब्रेस्ट फीडिंग की जगह यूज करना है फॉर्मूला मिल्क। ओके, अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी देखते हैं। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, और ये देखिए ये है 2019
19 की थीम, 2019 जो वर्ल्ड एड्स डे था उसकी थीम है एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक कम्युनिटी बाय कम्युनिटी। ओके, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, 108 ए नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ वुमेन अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ध्यान से समझिएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, एक नर्स है वो टीचिंग कर रही है किनको, एक ग्रुप ऑफ वुमेन। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वुमेन को एक नर्स टीचिंग कर रही है किसके बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के टाइप के बारे में। अब यहां सवाल पूछा गया है कि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उनके मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट कौन सा देखने को मिलता है। तो आइए ऑप्शंस में देखते हैं। फर्स्ट है ट्यूबल प्रेगनेंसी, सेकंड है ए रप्चर ऑफ यूट्रस, थर्ड है एन एक्सपल्जन ऑफ डिवाइस एंड एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछ रहा है ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट कौन सा होगा, तो राइट आंसर है अपना एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, ट्यूबल प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ यूट्रस और एक्सपल्जन ऑफ डिवाइस, ये तीनों ऑप्शन राइट नहीं है। मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट कौन सा है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। ट्यूबल प्रेगनेंसी भी है बट इसके चांसेस लेस होते हैं, इसमें कॉज है ये पर इसके चांसेस लेस होते हैं, कम होते हैं। ये अपने को मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछ रहा है साइड इफेक्ट। अब ये क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं वो क्या है, वो फॉरेन पार्टिकल्स हैं। क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स। और जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है तो बॉडी उसके प्रति क्या रेस्पॉन्स दिखाती है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। ठीक है, क्या रेस्पॉन्स दिखाती है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। उसकी वजह से क्या होता है, जहां पे ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इम्प्लांट हैं वहां क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो देखने को मिलता है। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, ए क्लाइंट आस्क ए नर्स अबाउट द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएट विद द यूज ऑफ एन इंट्रायूट्राइन डिवाइस, व्हाट शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। इसको भी बहुत ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग कर सकते हैं आपको। ठीक है, उसमें पूछा था मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट और इसमें ये पूछ रहा है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएट विद द यूज ऑफ आईयूडी। आईयूडी के साथ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का परफोरेशन कर देता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्जन, डिवाइस का बाहर एक्सपेल आउट हो जाना स्पॉन्टेनियसली। सी है डिस्कम्फर्ट एसोसिएट विद कोइटस, कोइटस के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है। एंड ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ वजाइनल इन्फेक्शन, वजाइना में इन्फेक्शन कॉज करता है। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। तो राइट आंसर होगा स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्जन। ठीक है, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्जन, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, डिवाइस एक्सपल्जन का मतलब डिवाइस फिट किया है, ये यूट्रस के अंदर डिवाइस कॉपर्टी इंट्रायूट्राइन डिवाइस है उसको फिट किया है, वो स्पॉन्टेनियसली बाहर की तरफ आ जाता है, बाहर निकल जाता है, मतलब हट जाता है वहां से। ओके, अब वो क्यों होता है इसका रीजन देखिए कि ये आईयूडी होते हैं, उन क्या करते हैं, वो इरिटेशन, क्या करते हैं, यूट्राइन इरिटेशन, यूट्रस में इरिटेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से डिवाइस बाहर आ जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये कॉपर्टी ऐसी दिखती है। मैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके कवर करवाता जा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिए। और पीडीएफ के लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए हैं वहाँ पर आके आप मैसेज करके पीडीएफ की सारी जानकारी ले सकते हैं। ओके, ये इस टाइप से डिवाइस इम्प्लांट किया जाता है। ओके, ये थ्रेड होते हैं, जब इसको निकालना होता है तो इन थ्रेड को खींच लिया जाता है जिससे ये बाहर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। ए नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट हार्ट साउंड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेस्ट प्लेस कौन सा होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, अबाउ द अम्बिलिकस, एट द अम्बिलिकस, बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन सा होता है, 12 वीक तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गिना जाता है। ठीक है, और 12 वीक की प्रेगनेंसी कहाँ होती है? सिम्फाइसिस प्यूबिस पर। ठीक है, ओके, तो अपना हार्ट साउंड कहाँ सुनाई देगा? अबाउ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। उससे नीचे तो नहीं देगा, तो उससे ऊपर की तरफ देगा, क्योंकि 12 वीक की जो प्रेगनेंसी है या सिम्फाइसिस प्यूबिस के अराउंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए, मैंने 3 से 4 बार ये पिक्चर आपको बता दी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111। मेन कार्बोहाइड्रेट इन एमनियोटिक फ्लूइड। मेन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है एमनियोटिक फ्लूइड में? ऑप्शन है ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या माल्टोज। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ग्लूकोज होता है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। कन्फर्मेटरी साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का कन्फर्मेटरी साइन कौन सा है? ऑप्शन ए अस्कल्टेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग्स, ऑप्शन सी पाल्पेशन ऑफ द फीटल पार्ट्स, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबाउ। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग्स, क्योंकि इसमें क्या हो गया, यूएसजी की मदद से यूट्रस के अंदर क्या है उसका पता चल जाएगा, मींस विजुअलाइजेशन हो जाएगा, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा कि वो फीटस है या कुछ और। ओके, एम्स जैसे एग्जाम्स के अंदर आपसे ऐसे मशीन्स की पिक्चर दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी मशीन है, तो इसको पहचानिए कौन सी मशीन है। ये है यूएसजी मशीन। कौन सी है? यूएसजी मशीन। ये जितने भी हैं ये सब यूएसजी ट्रांसड्यूसर हैं, इनकी मदद से विजुअलाइज किया जाता है। ओके, और ये हो गई जेली, ये मॉनिटर। ओके, नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इसको मैंने पिछली क्लास में भी समझाया है। ये क्या है? ये है पिनार्ड स्टेथोस्कोप। क्या है ये? पिनार्ड स्टेथोस्कोप। इसकी मदद से अपन फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, इसको ध्यान से समझना। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर ए नर्स टू सपोर्ट द पेरेंट्स डिसीजन टू अबॉर्ट अ फीटस विद अ बर्थ डिफेक्ट इवन इफ द नर्स इज मॉरली अगेंस्ट अबॉर्शन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेरेंट्स को पता चला कि उनके जो फीटस है उसमें बर्थ डिफेक्ट है और वो उसको अबॉर्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं, तो इस डिसीजन में नर्स उनको सपोर्ट कर रही है, जबकि नर्स खुद अबॉर्शन करवाने के अगेंस्ट है मॉरली, कि उसका मॉरली वो अगेंस्ट है अबॉर्शन के, फिर भी वो उन पेरेंट्स का सपोर्ट कर रही है। तो किस वजह से कर रही है वो कारण आपको बताना है। ऑप्शन ए है सपोर्टिंग देम विल एलिमिनेट फीलिंग ऑफ गिल्ट। ठीक है, तो अगर वो सपोर्ट करेगी तो उन जो पेरेंट्स को गिल्ट हो रहा है इस अबॉर्शन करवाने की वजह से वो खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द पेरेंट्स आर लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। पेरेंट्स लीगली ऑथराइज्ड हैं ऐसा डिसीजन लेने के लिए, क्या इसलिए सपोर्ट कर रही है? ऑप्शन सी देखते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली इक्विलिब्रियम। ये फैमिली में इक्विलिब्रियम रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए जरूरी है, क्या इसलिए सपोर्ट कर रही है? और ऑप्शन डी है द नर्सेस सपोर्ट विल रिलीव द प्रेशर कॉज्ड बाय द डिसीजन। जो पेरेंट्स ने डिसीजन लिया है अबॉर्शन का, तो उसका प्रेशर रिलीव करने के लिए सपोर्ट करना जरूरी है नर्स का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको एकदम से वहां कॉन्शियसली सोच के बताना है कि इस टाइप का डिसीजन में आंसर क्या हो सकता है नर्स का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली इक्विलिब्रियम। वो इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि देखो, अगर बर्थ डिफेक्ट से कॉज्ड कोई बच्चा होता है तो वो फिजिकली, मेंटली और कुछ हद तक सोशली
उसको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो अगर अर्ली स्टेज पर अगर ये चीज़ पता चली है तो प्रिकॉशनली ये डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, पेरेंट्स को इस डिसीजन के लिए काउंसलिंग किया जा सकता है। ओके, इसलिए नर्स का सपोर्ट करना बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, ए नर्स टीचेस वुमन इन द फर्टिलिटी क्लिनिक दैट आफ्टर ओव्यूलेशन हैज अकर्ड द ओवम इज थॉट टू रिमेन वायबल फॉर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम है वो कितने टाइम तक वायबल रह सकता है। ठीक है, वायबल का मीन्स कितने टाइम तक वो फर्टिलाइजेशन होने के लिए तैयार रहता है। ओके, तो ऑप्शन है 1 to 6 आवर, 12 to 18 आवर, ऑप्शन सी है 24 to 36 आवर और ऑप्शन डी है 48 to 72 आवर। ओके, तो अपना राइट आंसर क्या है 24 to 36 आवर तक। और स्पर्म कितना वायबल रहता है, एक बार इजेक्ट होने के बाद जब वो फीमेल में एंटर करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो एंटर करता है, तो वहाँ कितने टाइम तक वायबल रह सकता है, उसका है 5 डेज तक, अप्रोक्स 5 डेज तक वो वहाँ पर एग को फर्टिलाइजेशन करने के लिए वायबल रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने इमेजेस भी साथ के साथ दिए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ये देखो 14 दिन पे ओवम रिलीज हो जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया। ओके, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ओवम बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस रखने के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 3 मंथ तक ये कॉर्पस ल्यूटियम ही सिक्रेट करता है। उसके बाद कौन करता है, उसके बाद प्लेसेंटा करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, ए क्लाइंट एट 10 वीक्स gestation elects to have an induced abortion. After receiving oral mifepristone, she returns to the clinic 2 days later to have misoprostol. For when should the nurse schedule a follow-up visit? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत बड़ा, इसको एक एक देखते हुए चलते हैं। 10 वीक gestation है। ठीक है, प्रेगनेंसी कितनी है, 10 वीक की प्रेगनेंसी है। उसमें एक वुमन कहाँ आती है, क्लिनिक पर आती है। क्लिनिक पर आने के बाद वो क्या कहती है कि मुझे अबॉर्शन करना है, अबॉर्शन का इलेक्शन करती है। ठीक है, कि मुझे अबॉर्शन करना है, तो वहाँ आके वो मिफेप्रिस्टोल ओरली लेती है। क्या करती है, मिफेप्रिस्टोल ओरली टेबलेट ले लेती है। ओके, उसके बाद वो 2 दिन बाद आती है और वहाँ क्या किया जाता है, मिसोप्रेस्टोल को इंट्रावजाइनली उसको दे दिया जाता है। तो उसको नेक्स्ट कब आना है। ओके, तो नर्स को उसको क्या बताना है कि आपको नेक्स्ट कब आना है। 10 वीक की गेस्टेशन है, उसने अबॉर्शन करने का फैसला लिया है, उसे मिफेप्रिस्टोल टेबलेट दी है, उसके 2 दिन बाद वो वापस आई और उसको मिसोप्रेस्टोल इंट्रावजाइनली इंट्रोड्यूस कर दी है। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट फॉलोअप विजिट कब लेना है। ओके, नेक्स्ट फॉलोअप विजिट कब लेना है, 4 आवर आफ्टर द प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के 4 घंटे बाद, 2 वीक्स आफ्टर द प्रोसीजर, ऑप्शन सी 4 to 8 डेज आफ्टर द प्रोसीजर और 8 to 24 आवर आफ्टर द प्रोसीजर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर होगा 4 to 8 डेज, क्योंकि इंट्रावजाइनली इंसर्ट करने के बाद जो टेबलेट है वो उसके बाद 4 to 8 डेज में अबॉर्ट होती है प्रेगनेंसी। ठीक है, 4 to 8 डेज में अबॉर्ट हो जाती है, इसलिए उसको कब आना है, 4 to 8 डेज पे, ताकि पता चल जाए कि हाँ जो प्रोडक्ट है वो अबॉर्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116, एज पर WHO ब्रेस्ट फीडिंग नीड टू इनिशिएट विद इन मिनट्स आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, कितने मिनट बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के बाद करना चाहिए, 20 मिनट बाद, 45 मिनट बाद, 30 मिनट बाद या 60 मिनट बाद। तो कब करना चाहिए, WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आफ्टर 30 मिनट के बाद में कर देना चाहिए, मीन्स 30 मिनट के अंदर अंदर तो उसको कर ही देना चाहिए स्टार्ट, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। ठीक है, इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन ऐसे ही ऐड किया है इमेज के थ्रू। बहुत बार इमेज देखे भी, लोगो के इमेज देखे भी पूछ लेता है कि ये लोगो किस ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है,
117 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, oral contraceptives are prescribed for a client, what side effect should the nurse inform the client might occur? एक जो पर्सन है, क्लाइंट है, उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिस्क्राइब की है, ठीक है, तो वो उसको कौन से साइड इफेक्ट आएंगे, ओके, ये देखना है। सर्विसाइटिस, ओवेरियन सिस्ट, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग और फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, ठीक है, तो उसको किस टाइप के साइड इफेक्ट होगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ठीक है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग क्या होती है, इसका मीन्स ये अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग होती है, ठीक है, अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग होती है। ये देखिए इसके एग्जाम एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है मैंने, इट इज मिड साइकिल ब्लीडिंग, इट परसिस्ट, द डोजेज शुड बी चेंज्ड। अगर ये होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से, ये अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग और स्पॉटिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिड साइकिल ब्लीडिंग में, ओके। तो ऐसी कंडीशन हो तो डोजेस को चेंज किया जाता है, ओके। अब बाकी के ऑप्शंस की इमेज देख लेते हैं। ओवेरियन सिस्ट, मैंने कल की क्लास में भी बताया था ओवेरियन सिस्ट के बारे में, ठीक है, ये छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज के अंदर, ओके। ये ब्रेस्ट सिस्ट, ठीक है, ये ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड्स के बीच बीच में इस टाइप के सिस्ट बन जाते हैं, ओके, ठीक है, ये इस टाइप के मास बन के उसमें फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, जिसे सिस्ट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसजी ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन विथ प्लेसेंटा प्रीविया shows that the placenta reaches the margin of the internal OS and is not covering it, the degree of placenta previa। इसमें कंडीशन दी गई है कि प्लेसेंटा प्रीविया है और प्लेसेंटा कहाँ है, मार्जिन पे है, ठीक है, जो इंटरनल ओएस है उस इंटरनल ओएस के मार्जिन यानी एज पर है, कोने पर है, बट उसको पूरी तरीके से कवर नहीं किया है, इंटरनल ओएस को अभी तक उसने कवर नहीं किया है, ओके। तो इस टाइप के जो प्लेसेंटा उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लो लाइंग, इनकम्प्लीट, मार्जिनल और टोटल। क्या कहते हैं, कौन सी होगी ये? इसका राइट ऑप्शन होगा मार्जिनल। आइए इसको पिक्चर से समझते हैं। ये देखिए चारों टाइप हो गए, स्टेज 1, 2, 3 और 4। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्टेज 2 है। इसमें क्या होता है, मार्जिनल। फर्स्ट होता है स्टेज 1 होती है लो लाइंग प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, यूट्रस के लोअर पोर्शन पे प्लेसेंटा अटैच रहती है पर इंटरनल ओएस से थोड़ी सी दूर होती है। स्टेज 2 में क्या होता है, इसमें बिल्कुल मार्जिन पे होती है। मार्जिन का मतलब ये जो इंटरनल ओएस है उसके एज पर होती है, कोने पर होती है, पर कवर नहीं करती। स्टेज 3 को अपन कहते हैं पार्शियल प्लेसेंटा, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, ओके। इसमें क्या होता है, पार्शियली कवर करती है। हाफ ऑफ द प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के लोअर सेक्शन में होती है और हाफ ऑफ द इसके ऊपर, ओके। और ये है स्टेज 4 कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, ओके, जिसमें कंप्लीटली इंटरनल ओएस को इसने कवर किया हुआ होता है। और अच्छे से समझते हैं, ये देखिए ये पार्शियली कवर कर रखा है, ओके, क्योंकि इतना पोर्शन प्लेसेंटा का ऊपर की तरफ यूट्रस से अटैच है और इतना सा पोर्शन ही मार्जिन पे आ रहा है। ये पार्शियल हो गई, ये हो गई कंप्लीट, ओके। ये चारों टाइप और अच्छे से देख लीजिए, ये कंप्लीट है, ये पार्शियल है, ओके, ये लो लाइंग और ये मार्जिनल। इनको पिक्चर्स को आप अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पुटअप किए जाते हैं, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा और आपको करके आना है। As per WHO, anemia in pregnancy will diagnose if the hemoglobin level, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन लेवल कितने वैल्यू से नीचे है जब उसको कहेंगे कि वो एनीमिया है, ओके, WHO के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर है अपना 10 ग्राम पर DL और लेस। क्यों? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, 11 ग्राम पर DL से अगर कम होता है तो उसको एनीमिया की कंडीशन बताई जाती है। बट इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है कि हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था हीमोडाइल्यूशन के बारे में। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो प्लाज्मा और सेल्स का जो रेशियो है
उसमें चेंजेस आ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हीमो डाइल्यूशन हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है। तो जब 10 ग्राम पर डीएल और लेस होगा हीमोग्लोबिन लेवल, तब उसको एनीमिया की कंडीशन मान लिया जाएगा। ओके, ये एनीमिया के सिम्टम्स हैं। इसमें क्या होता है, फटीग हो जाती है, जो पर्सन होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, मींस उसका जो स्टेमिना है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपरली एडिक्वेट अमाउंट में उसका हीमोग्लोबिन नहीं होता। येलोइश स्किन, हेडेक और भी सिम्टम्स हैं। वो इन्फेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड रहता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ज़्यादा थोड़ा बहुत भी चलेगा फिरेगा तो उसको थकावट हो जाएगी, फटीग हो जाएगी, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा, फीलिंग लेजी। एनीमिया के पेशेंट में कोल्ड हैंड एंड फुट्स रहेंगे, उसके पेल आइज होगी और पाइका मीन अनयूजुअल चीज़ें खाएगा, जैसे कि चौक हो गई, और जो दीवार के जो कलर्स है, चूना है, इस टाइप की चीज़ें खाना पाइका कहलाता है। तो ये सब सिम्टम एनीमिया में दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग आयरन सप्लीमेंटेशन। आयरन सप्लीमेंटेशन के मामले में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? टेक इट अलॉन्ग विथ मिल्क, टेक इट अलॉन्ग विथ लेमन जूस, एंड टेक इट अलॉन्ग विथ वाटर, एंड टेक इट आफ्टर हैविंग फूड। ठीक है, तो आयरन सप्लीमेंट्स को कब लेना चाहिए? मिल्क के साथ, जूस के साथ, वाटर के साथ, या खाना खाने के बाद? कब लेना चाहिए? तो इसका अपना राइट आंसर है लेमन जूस के साथ लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और इसे खाना खाने के बाद नहीं, एम्प्टी स्टमक लें तो एब्जॉर्प्शन प्रमोट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। अंडर यूएसजी गाइडेंस फीटल ब्लड सैंपलिंग इज परफॉर्मिंग इन द। ठीक है, तो फीटल ब्लड सैंपलिंग कहाँ से लिया जाता है? अम्बिलिकल आर्टरी, प्लासेंटा, अम्बिलिकल वेन या इलियक वेन से? तो इसका राइट आंसर है अम्बिलिकल वेन से। ओके, ये फीटल सर्कुलेशन का डायग्राम है। तो ठीक है, तो ये कहाँ से ले जाता है? ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, और इसी के साथ जाती है अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी। तो अपना सैंपल कहाँ से निकालना है? अम्बिलिकल वेन से, यूएसजी के गाइडेंस में। Which of the following stage of the labor would the nurse assess in crowning of the head? Crowning of the head किस स्टेज में दिखने को मिलती है अपने को? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज? ठीक है, तो किस में दिखेगी? सेकंड स्टेज, क्योंकि सेकंड स्टेज कौन सी होती है? सर्वाइकल डायलेशन से लेकर बेबी के डिलीवरी तक। ओके, ये देखिए, ये क्राउनिंग आपको कल समझाया था मैंने कि क्राउनिंग क्या है, कि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलरली आ रहे हैं और बच्चा स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है? डिसेंड हो रहा है, तो उसके बाद इस टाइप से वजाइना के यहाँ दिखने लग जाता है बेबी का हेड। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? क्राउनिंग। और इस कंडीशन में क्या होता है, इसको कब बोलेंगे? जब वो वापस बैक में नहीं जाएगा। ओके, एक बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ डिसेंट होता जाएगा बाहर की तरफ। ओके, जैसे कहते हैं क्राउनिंग। ए नर्स एट द फर्टिलिटी क्लिनिक इज काउंसलिंग ए कपल अबाउट द टेस्ट दैट विल बी नीडेड टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ देयर इनफर्टिलिटी। विच टेस्ट शुड द नर्स डिस्क्राइब दैट विल इवेल्युएट द वुमन्स ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन? ठीक है, एक जो कपल्स हैं वो कहाँ गए हैं? क्लिनिकल फर्टिलिटी क्लिनिकल सेंटर में है। तो उनकी इनफर्टिलिटी को, वुमन में इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होगा? वुमन्स के ऑर्गन को चेक करने के लिए। ओके, बायोप्सी, सिस्टोग्राम, कोल्पोस्कोपी और हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चेक करने के लिए हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राम। ओके, इसमें क्या करते हैं ये देखिए। इसमें क्या होता है कि इस टाइप से वजाइना के थ्रू कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और वहां पर डाई पुश की जाती है, और वहां एक्सरे के अंदर देखा जाता है कि कहां पर एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि ट्यूब श्रिंक है या ट्यूब ऑब्स्ट्रक्टेड है, ओवरी श्रिंक तो नहीं है, या कोई एनी अदर एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ठीक है, जिसको ये प्रोसीजर कहते हैं। ये नॉर्मल एक्सरे व्यू है
इसमें ये यूट्रस डाई पुश करने के बाद यूट्रस दिख रहा है, ये फैलोपियन ट्यूब्स दिख रही है। ओके, ये नॉर्मल HSG है और ये है ऑब्स्ट्रक्टेड, ये देखिए ब्लॉक्ड है, सिर्फ यूट्रस दिख रहा है, आगे कोई फैलोपियन ट्यूब में डाई जाती हुई नहीं दिख रही है, मींस ब्लॉक्ड है दोनों तरफ। ठीक है, इस टाइप की फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है 124, ए 15-year-old adolescent टेल ए स्कूल नर्स को एक 50-year adolescent बोल रही है, आई हैव persistent pain during my periods, what should the nurse encourage her to do? एक 15-year-old adolescent स्टूडेंट नर्स को बोल रही है कि उसको पीरियड्स के दौरान बहुत पेन रहता है। ठीक है, क्या हो रहा है, persistent pain during the periods, पीरियड्स के दौरान पेन रहता है। तो नर्स को उसको किस लिए इंकरेज करना चाहिए, क्या एनकरेजमेंट देना चाहिए? तो कंटिन्यू डेली एक्टिविटीज, उसको डेली एक्टिविटीज करने को बोलना चाहिए। हैव ए गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाने को बोलना है। ईट ए न्यूट्रिशियस डाइट कंटेनिंग आयरन, उसको आयरन सप्लीमेंट लेना चाहिए न्यूट्रिशनली। ओके, और लास्ट ऑप्शन है प्रैक्टिस रिलैक्सेशन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जो प्रैक्टिसेस होती है वो करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है हैव ए गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। वो क्यों देना चाहिए, क्योंकि क्या पता देयर मे बी एनी एबनॉर्मलिटी इन हर मेंस्ट्रुअल पीरियड, दैट्स वाई उसको एक बार गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहिए और डॉक्टर का व्यू लेना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 125, ब्लड ऑफ चॉइस फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन न्यूबॉर्न, RH नेगेटिव ब्लड ऑफ सेम ग्रुप ऑफ द बेबी, O नेगेटिव बोथ A एंड B, मतलब A एंड B ऑप्शन, और सेम ब्लड ग्रुप ऑफ द न्यूबॉर्न। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ब्लड ऑफ चॉइस कौन सा है न्यूबॉर्न के लिए? तो ब्लड ऑफ चॉइस है O नेगेटिव। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्ली याद कर लेना है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल टॉप नॉच ऑनलाइन पर, हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा मिस्टर देवेंद्र कुमार शर्मा और मिस्टर जसवंत जी का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस के साथ में। तो थैंक यू गाइस।